हेलो फ्रेंड्स, एमएससी ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज हम चलेंगे बैंक के कार्य के अंतर्गत जो तीसरा कार्य था, विविध कार्य। जैसे हम लोगों ने देखा कि पहला कार्य था आपका कि मुख्य कार्य, एजेंसी संबंधित कार्य, और तीसरा है आपका विविध कार्य। दोनों को हम देख चुके हैं और ये कार्य के अंतर्गत तीसरा और लास्ट कार्य देखते हैं कि विविध कार्य के अंतर्गत ये सभी बैंक्स के कार्य हैं जो बैंक्स काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं, मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना, साख प्रमाण पत्र तथा यात्री चेक जारी करना, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, साख निर्माण का कार्य, समाशोधन गृह का कार्य, व्यक्तिगत साख, प्रशिक्षण देना, सूचना आंकड़े, अगर दान राशि इकट्ठा करना। ये मैं आपको समय बचाने के लिए लिख दिया हूं ताकि जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम समझने का काम करें। तो एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कि हम इसको समझते हैं कि क्या है। मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करना। बैंक्स अपने कस्टमर के लिए एक लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध कराती है। हाँ, लॉकर्स की सुविधा। बैंक्स अपने कस्टमर के लिए एक लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध कराती है। उस लॉकर में व्यक्ति अपने जो बहुमूल्य आभूषण, गहना, दस्तावेज, अंश, ऋण पत्र, मूल्यवान कागज वो यहां पे रख सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि आभूषण जो भी हो, गहना, मूल्यवान जो दस्तावेज है, और भी कागज आपके पास होगा। बहुत सारे ऐसे अंश पत्र, जो ऋण पत्र होगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति के पास मूल्यवान वस्तुएं हैं जो घरों में खोने या जलने की संभावनाएं बनी रहती है, जिसके वजह से बैंक से कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बैंक स्पेशल लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराता है और उस लॉकर में 2 चाबी होता है। एक चाबी मैनेजर के पास, एक चाबी आपको दी जाती है, और उस दोनों के सहयोग से उस लॉकर्स को खोल करके उसमें अपनी मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। और बैंक जो क्या होता है, ये बैंक कस्टमर से इसको रखने के लिए उनसे कुछ शुल्क वसूल करता है, क्योंकि वो रिस्क कवर करता है। अगर कोई इस वस्तु के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार होता है उसका भुगतान करने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बैंक से अपने कस्टमर के लिए लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध कराता है, और कस्टमर के उपस्थिति में ही वो सारे मूल्यवान वस्तु रखे जाते हैं और निकाले जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके लिए यह बैंक कस्टमर से कुछ चार्ज वसूल करता है। इसी को हम कहते हैं साख प्रमाण, मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें साख प्रमाण पत्र तथा यात्री चेक जारी करना। बैंक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स भी जारी करता है। उसके साथ साथ साख प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि स्वेच्छा के ऊपर, इच्छा के ऊपर उस पत्र को स्वीकार करना। लेकिन बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए लेन देन को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बैंक साख पत्र जारी करता है, जिससे कस्टमर उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सके, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, ताकि वो कैश मनी से बचे और जन धन हानि की सुरक्षा से बचे। तो बैंक साख प्रमाण पत्र और यात्री चेक जारी करता है। यानी बैंक ये बहुत सारे चेक, साख का मतलब होता है आपका, वैसे मैंने बताया चेक, हुंडी, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, विनिमय विपत्र, हुंडी अलग होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ये है, विनिमय विपत्र होता है। तो इस तरह से ये सब, या चेक में बहुत सारे यात्री चेक हो जाएगा। तो इस तरह से यह साख पत्र है जो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें या ना करें। लेकिन बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से साख पत्र जारी करने के पीछे यात्री चेक, क्योंकि पहले जब हम यात्रा करते थे तो पैसे खो जाने की बड़ी संभावनाएं रहती थी। तो यात्री चेक के वजह से देश में ही नहीं,
हम विदेशों में भी उस चेक के माध्यम से वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि हम जिस देश में जाए, जिस राज्य में जाए, वहां पे उससे संबंधित बैंक में जा करके उस चेक के द्वारा हम भुगतान प्राप्त करके अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सकते हैं। लेकिन आज सिस्टम इतना बदल चुका है कि यात्री चेक का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति के पास एटीएम, पेटीएम और भीम ऐप, अनेक प्रकार के ऐसे बाजार में ऐप आ गए हैं जो डिजिटल भुगतान करने में बड़ा सुविधाजनक हो गया है, जिससे हम इन साख पत्रों का प्रयोग कम कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि आरटीजीएस कल बताया, नेफ्ट बताया, नेट बैंकिंग बताया, मोबाइल बैंकिंग बताया, मैंने एसएमएस बैंकिंग बताया, जो इस साख पत्रों का जगह कहीं न कहीं ये ले रहे हैं, जिससे हम लिखने पढ़ने से कम दूर हो जा रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं साख प्रमाण पत्र भी जारी करता है, जो बैंक के विविध कार्य के अंतर्गत आता है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करने से मतलब यह है कि विदेशों से माल मंगाने के लिए विदेशी विनिमय मतलब फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। तो ये जो बैंक्स होता है कि अपने व्यापारियों को ये विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था करता है, विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था करता है, जिससे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो बैंक्स आपके क्रय विक्रय में सहयोग प्रदान करती है, आपको विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कराती है। जिस तरह से हम कर सकते हैं विविध कार्य के अंतर्गत विदेशी विनिमय की भी व्यवस्था करना, लेकिन इसके लिए बैंक्स आपसे कुछ चार्ज वसूल करती है, क्योंकि इतनी बड़ी सुविधा आपको देने के लिए आपसे चार्ज वसूल करती है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। साख निर्माण का कार्य, साख निर्माण का कार्य देखिए, बैंक्स क्या होता है, बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करता है, साख का निर्माण करता है, क्योंकि साख के ही माध्यम से वो अपनी संस्था को चलाता है। साख और साख किस पे निर्धारित होता है, जनता के द्वारा M1 कैश जमा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी जमा राशि पर और अपने शेयर्स मतलब अपने अंश के आधार पे उस साख का निर्माण करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, साख का निर्माण करता है। जितना ही ये जमा होगा इसके पास, इसको बोलते हैं M1 मुद्रा जो होता है, जो जनता के पास कैश जो मुद्रा होता है, बैंक्स नोट्स होता है और करेंसी होता है और क्वाइंस होता है। बैंक नोट्स और करेंसी में डिफरेंस यह है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट जो जारी किए जाते हैं वो बैंक्स नोट्स के अंतर्गत आते हैं, और जो 1 रुपये के नोट और सिक्के जो होते हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिसे हम करेंसी के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसको हम M1 में शामिल करते हैं। ये M1 है जो लिक्विडिटी के आधार पे, तरलता के आधार पे 1 नंबर होता है। तो जितना ही बैंक के पास कैश जमा होगा उतना ही ज्यादा ये साख का निर्माण करते हैं। और साख के निर्माण के कहने का मतलब यह है कि अगर इनके पास 500 रुपया है तो 500 रुपया 1500 रुपया में बदल जाता है। कैसे, एक छोटे से उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करते हैं, समय इसमें बहुत कम लेंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति इसमें 500 रुपया जमा किया और 500 रुपया में बैंक्स को CRR कैश रिजर्व रेशियो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, और उसका पालन करना बैंक के लिए महत्वपूर्ण है। बिना उसके पालन किए वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर 500 रुपए का माना कुछ जो परसेंटेज निर्धारित किया, 50 रुपया अपने पास रख लिया और किसी व्यक्ति को 450 रुपया उधार दे दिया, और ये व्यक्ति क्या किए, ये अपने बैंक्स में 450 रुपया जमा कर दिए। ये क्या कहती, ये 50 रुपया रख करके ये 400 रुपया उधार दे दिया। ये व्यक्ति क्या किए, ये 400 रुपया ये अपने बैंक में जमा कर दिए, ये 50 रुपया रख करके ये 350 रुपया
उधार दिया। अब देखिए मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि 450 यहाँ पे 450 ये यहाँ जमा किए, और इसके बाद ये 400, और इसके बाद ये आपका 350, इतने ही में देख सकते हैं जीरो, ये जीरो, और 4 4 8 11 एक 12, यानी 1200 रुपया, 500 रुपया जमा हुआ, और कितने ही कम समय में वो 1200 रुपया, यानी साख निर्माण क्रेडिट क्रिएशन। तो हम कह सकते हैं बैंक साख निर्माण का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य, समाशोधन गृह मतलब जानते हैं क्लीनिंग हाउस जिसको बोलते हैं, और क्लीनिंग हाउस समाशोधन गृह की स्थापना सर्वप्रथम लंदन में हुआ था। समाशोधन गृह की स्थापना सर्वप्रथम लंदन में हुआ था। यह समाशोधन गृह जिसको हम क्लीनिंग हाउस कहते हैं, यह समाशोधन गृह वो स्थानीय चेकों का निपटान करता है, क्योंकि बढ़ती हुई साख पत्रों के प्रयोग के वजह से बैंक के ऊपर एक ओवरलोडिंग, ज्यादा बोझ होने के कारण हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समाशोधन गृह की स्थापना की गई, जिससे इन साख पत्रों का भुगतान व्यक्ति के खातों में करके इस बोझ को कम किया जाए। समाशोधन मतलब जो समस्या का समाधान करना, कैसा चेक की समस्या का समाधान करना। जैसे हम बता दे रहे हैं, ये मान लीजिए पीएनबी बैंक है, एक छोटा सा उदाहरण बताएंगे। ये मान लीजिए एसबीआई बैंक है, ये एसबीआई बैंक है। तो किसी ग्राहक को, जैसे मान लीजिए एसबीआई के चेक का भुगतान, ये मान लीजिए एसबीआई के चेक का भुगतान ये 5000 रुपये का कर दिए पीएनबी, और पीएनबी का ये भुगतान कर दिए 7000 रुपया का, यानी पीएनबी का एसबीआई ने 7000 का भुगतान किया, एसबीआई का पीएनबी ने 5000 का भुगतान किया। तो डिफरेंस कितना आया? 2000 का, यानी 2000 का। तो समाशोधन गृह जो बनाया गया है वो क्या करेगा, जिसमें जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसमें वो डिफरेंस अमाउंट क्या करेगा, डाल देगा। ये समाशोधन गृह, ये इन्होंने 7000 का किया, ये इन्होंने 5000 का किया, तो ये समाशोधन गृह इनसे लेकर के 2000 रुपए इनके अकाउंट में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, जिसको हम समाशोधन गृह कहते हैं। इसी को हम समाशोधन गृह कहते हैं, जो विविध कार्य के अंतर्गत आता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार है समाशोधन गृह काम करने का, लेकिन समाशोधन गृह कार्य की इतनी ज्यादा स्थितियां उत्पन्न हो जाने की वजह से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं कम होने की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह कार्य दे दिया गया। लेकिन समाशोधन गृह का कार्य आरबीआई भी कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कर सकता है, और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक भी कर सकते हैं, इन परिस्थितियों में जब शाखाएं उपस्थित न होने के स्थिति में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि व्यापारिक बैंक्स भी कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कर सकता है, और राष्ट्रीयकृत बैंक वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कर सकता है। ये हो गया आपका समाशोधन गृह। नेक्स्ट है व्यक्तिगत साख सुविधा उपलब्ध कराना। व्यक्तिगत साख सुविधा उपलब्ध कराना, देखिए बैंक्स अपने ग्राहकों के दैनिक उपयोग हेतु बहुमूल्य वस्तुओं को साख के आधार पर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। जैसे आप देखे होंगे युवाओं की जो एक बड़ी शौक है मोबाइल हैंडसेट, तो लगा कंपनी को लगा कि अगर युवाओं को कुछ ऐसे उनके क्रेडिट पे, उनके साख पर अगर इसको उपलब्ध कराया जाए तो ये ले भी लेंगे और धीरे धीरे हमारे पैसे रिटर्न भी कर देंगे। जैसे हमको गाड़ी लेना है, हम गए बैंक के पास, हमको गाड़ी लेना है, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप गाड़ी ले लीजिए और किस्त में हमारा भुगतान कर दीजिए। हमको टीवी लेना है, किस्त पे टीवी मिल जाएगा आपको, मोबाइल किस्त पे मिल गया, फ्रिज किस्त पे मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आज अगर हम सर्वे करें तो वर्ल्ड अपनी आय, मतलब वर्ल्ड के सभी व्यक्ति अपनी आय से 2 गुने कर्जे में, यानी कर्जे का मतलब साख में, क्रेडिट में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि साख ये व्यक्तिगत साख का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को टीवी खरीदना हो, किसी को गाड़ी खरीदना हो, किसी को
फ्रिज खरीदना हो, किसी को मोबाइल खरीदना हो, तो बैंक से अपने ग्राहक को ये सब खरीदने के लिए साख उपलब्ध कराती है, जो विविध कार्य के अंतर्गत आता है। इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत साख उपलब्ध कराना, यानी पर्सनल उसके साख पे, उसके क्रेडिट पे वो उपलब्ध कराता है। बार बार मैं कह रहा हूं साख क्या होता है, साख क्या होता है, मैं आपको बता दूं। साख वर्तमान बेस के आधार पे भविष्य में भुगतान के लिए लिया गया ऋण साख कहलाता है। वर्तमान बेस क्या है, जैसे मेरी सैलरी है तो वर्तमान बेस है, किसी की सैलरी 20,000 है तो 20,000 पे क्या क्रेडिट क्रिएशन होगा, बैंक करेगा। किसी की सैलरी 1 लाख है, किसी की सैलरी 2 लाख है, तो उनके क्रेडिट पे, मतलब उनका कितना क्रेडिट है उसी पे वो ऋण उपलब्ध कराती है। तो मैंने कहा वर्तमान बेस के आधार पे भविष्य में भुगतान के लिए लिया गया ऋण साख कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं साख, यानी व्यक्तिगत साख निर्माण करना। प्रशिक्षण देना, बैंक से अपने कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण भी देती है, ताकि वो जनता से मिल करके उनकी आर्थिक हितों की रक्षा कर सके, अर्थ से संबंधित उनको समझा सके, अपने कार्यालय में किस तरह से जनता के प्रति उन्हें व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से अर्थव्यवस्था में उन्हें सहयोग करना चाहिए। ये सभी तरह के प्रशिक्षण समय समय पर देता रहता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम समय समय पे बदलता रहता है और बदलने के वजह से बिना प्रशिक्षण के बैंकिंग कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं है। जैसे वर्तमान में नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बहुत सारे ऐसे सिस्टम सुविधाएं गए हैं जो पुराने लोग इसके लिए थोड़ा सा अनभिज्ञ है कंप्यूटर चलाना। तो समझ में प्रशिक्षण देना, उन्हें बताना, जागरूक करना, किस तरह से कर सकते हैं विविध कार्य के अंतर्गत प्रशिक्षण, सूचना व आंकड़े एकत्रित करना तथा प्रकाशित करें। देखिए वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक रूल है कि जितने भी व्यापारिक बैंक हैं वर्ष में अपने सभी आंकड़े मेरे पास भेजेंगे, अपनी गतिविधियों का सारा आंकड़ा उनके पास भेजेंगे, ताकि आरबीआई उसकी समीक्षा कर सके। इसी तरह से सभी बैंक्स अपनी एक वर्ष की क्या गतिविधियां रही हैं वो आंकड़ों को सभी, जैसे भारत के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले लीजिए, जितनी शाखाओं को सभी आंकड़े इकट्ठे करता है कि एनपीए की स्थिति क्या है, लोन की स्थिति क्या है, आपकी प्रगति क्या है, क्या आपको लॉस हुआ, क्या आपको प्रॉफिट हुआ, सारा एक जगह इकट्ठा करके और उसे प्रकाशनार्थ हेतु उसको प्रकाशित करती है, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और भी जो जितने भी संसाधन उस माध्यम से प्रकाशित करती है, ताकि आम जनता को ये लग जाए कि हाँ ये बैंक प्रोग्रेस में है और हम उससे जुड़े हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं विद्यालय जैसे अपना प्रचार करता है, कंप्यूटर लैब्स, अच्छे टीचर्स, खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था, तो हम उससे आकर्षित होकर हम चाहते कि हमारा बच्चा इसी स्कूल में पढ़े। इसी तरह से ये सुविधाओं का जब प्रकाशन करते हैं, उनकी सुविधा से हम आकर्षित होकर के हम इनके कस्टमर बन जाते हैं और कस्टमर बनकर इनको भी लाभ देते हैं और अपने को भी लाभ लेते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं आंकड़ों को एकत्रित करना, प्रकाशित करना। दान राशि का संग्रह करना, दान राशि का संग्रह करने से मतलब है कि बाढ़, अकाल, युद्ध, महामारी आदि की स्थितियां उत्पन्न होती रहती है, जिससे बैंक्स इन राशियों को अपने पास जमा करने का भी काम करती है। जैसे आप देख सकते हैं पीएम केयर फंड जो बना है, प्रधानमंत्री राहत कोष कोरोना को लेकर के, तो बहुत सारे ऐसे दानी हैं जो पैसे उस फंड में डालना चाहते हैं, तो बैंक के माध्यम से उस फंड में पैसा डालते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दान राशि का संग्रह करना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं विविध कार्य के अंतर्गत ये सभी कार्य बैंक्स करते हैं, और इसी के साथ बैंक्स के जो कार्य हैं संपन्न हुआ। हम तीनों कार्य पढ़ लिए और तीनों कार्य इस तरह से संपन्न हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बैंक्स के प्रकार, और बैंक्स के प्रकार को हम विधिवत समझने समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बचता है आपका कि सैचुरेटेड बैंक और नॉन सैचुरेटेड बैंक, यूनिट बैंक, वो बचता है, उसको हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, और समझने का प्रयास करिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिखें और हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे।